हेलो एवरीवन, आज 27 अप्रैल 2026 है और 27 अप्रैल को द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी में जो न्यूज़ थी उन पर हम एमसीक्यूज डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको 8 एमसीक्यूज मिलेगी। 8 इंपॉर्टेंट टॉपिक आज न्यूज़ में थे। किस किस न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद उनमें किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपने अभी रिसेंट में देखा होगा कि जो राज्यसभा के मेंबर रहे, क्या नाम है उनका, राघव चड्ढा व कुछ और मेंबर ने क्या किया है, पार्टी अपनी स्विच की है, एक पार्टी से बदल के दूसरी पार्टी में गए हैं। तो यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी से आप कहते हैं, आपने क्या किया है, डिस्क्वालिफिकेशन इशू करने की मांग की है। किससे? यहाँ पे जो स्पीकर हैं, राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें टॉपिक न्यूज में आ जाती है कि भाई डिस्क्वालिफिकेशन क्या है। एक तो किसी मेंबर का डिस्क्वालीफाई कैसे करते हैं, दूसरा एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है। तो ये दोनों टॉपिक न्यूज़ में बनते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें हम यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि क्या होता है, जो क्वेश्चंस होता है वो न्यूज़ के पीछे जो स्टैटिक छुपा होता है उस पे बनता है। तो आज का पहले प्रश्न देखो, आपके एंटी डिफेक्शन लॉ को लेके यहाँ पे क्वेश्चन बना है। एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर क्वेश्चन बना है। न्यूज़ क्या थी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में, इस कानून के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, पहले क्या समस्या आ रही थी कि लगातार लोग एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में चले जाते थे। इससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ चुकी थी किसमें, अलग अलग पार्टीज में। तो एक 52वां संविधान संशोधन किया जाता है, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया जाता है। अब ये कब किया जाता है? ये कब किया जाता है? राजीव गांधी के आई थिंक टाइम पीरियड पे 1985 में। तो जब ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया, इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसका पर्पज क्या था कि जो लोग एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, उनको रोकना, ये यहाँ पे बात थी। ठीक है, उनको डिस्क्वालीफाई करना एज ए मेंबरशिप। ठीक, अब किस टाइप के मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? जैसे मान के चलिए किसी मेंबर ने अपने पार्टी के खिलाफ जाके वोट कर दिया। विप ने बोला कि हमें हमें इस पर वोट करना है, बिल पक्ष पे करना है, विपक्ष पे करना है, विप जो होता है, तो उसके खिलाफ उन्होंने जाके क्या कर दिया, वोट कर दिया। या वो क्या किया, वॉलंटरीली उन्होंने क्या किया, पार्टी को छोड़ दिया, मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने पार्टी ही त्याग दी। मतलब आप लेट सपोज कि आप कांग्रेस से हैं, है ना, और कांग्रेस से आपको एमपी बनाया गया, बाद में आप एमपी बनने के बाद कांग्रेस की मेंबरशिप ही छोड़ दो, है ना, या किसी पार्टी की मेंबरशिप आप छोड़ दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट को बाद में 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 में और स्ट्रॉन्ग किया गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रखे गए हैं कि मान के चलो कि भाई ऐसा मान के चलो कभी कोई ऐसी पार्टी जिससे विचार अभी नहीं मैच हो रहे, जैसे आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का मानना है कि उनके विचार जो वहाँ पे इंटरनल पॉलिटिक्स वो ठीक नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं यहाँ पर, इसलिए वो छोड़ रहे हैं। लेकिन कुछ और एक्सेप्शन है। मान के चलिए किसी पार्टी, कोई पार्टी एक्स है, उस पार्टी में 60 मेंबर हैं, टोटल 60 मेंबर हैं। 60 में से अगर 40 मेंबर छोड़ के दूसरी पार्टी में ज्वाइन होते हैं तो उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू हुआ, क्योंकि 2/3 एक्सेप्शन है। मतलब अगर 2/3 मेंबर लेजिस्लेटिव पार्टी के एग्री करते हैं किसी और पार्टी में जाने के लिए, मर्ज करने के लिए, तो फिर उनके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लागू नहीं होता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब दूसरा, डिसीजन कौन लेता है एंटी डिफेक्शन लॉ में? तो जो स्पीकर होता है, मान के चलिए स्पीकर है लोकसभा के मामले में, लोकसभा का स्पीकर लोकसभा का, और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के स्पीकर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भाई इस पर कोई डिसीजन लिया गया स्पीकर का, तो क्या जुडिशियल रिव्यू इसका हो सकता है? तो जी हाँ, 1992 में एक मामला आया था जिसको कहा जाता है कियोतो होलोहन मामला। कियोतो होलोहन मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्टेब्लिश किया कि डिसीजन की जो अथॉरिटी होगी उसको रिव्यू किया जा सकता है। मान चलिए स्पीकर ने मनमर्जी कोई डिसीजन ले लिया तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। तो ये किसके संबंध में हमने बात देखी, एंटी डिफेक्शन लॉ के संबंध में देखी। अब इसका पर्पज यही होता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे या डिसिप्लिन बना रहे, पार्टी में करप्शन ना हो, खरीद बिक्री ना हो MP MLA की, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पर्पज था। अब इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में शामिल तो किया गया, इसको लेके एक शेड्यूल भी जोड़ेगा, 10th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची भी जोड़ी जाती है संविधान में। अब चलिए ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस थ्रू द 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 52वां संविधान संशोधन के मामले से इसको लागू किया गया था। ये तो यहाँ पे करेक्ट ही है, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, द स्पीकर चेयरमैन डिसीजन कंप्लीटली
इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, अध्यक्ष सभापति का निर्णय न्यायिक समीक्षा से पूर्णतः मुक्त होता है, दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, ए मर्जर इज वैलिड इफ एटलीस्ट 2/3 ऑफ मेंबर्स एग्री, अगर 2/3 मेंबर एग्री हैं तो मर्जर हो सकता है। चौथा स्टेटमेंट है, वोटिंग अगेंस्ट द पार्टी व्हिप कैन लीड डिस्क्वालिफिकेशन, पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करने पर अयोग्य हो सकती है, ठीक है ना, मतलब आप पार्टी के खिलाफ वो करते हैं, वोट करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया जो किहोतो होलोहन मामला आया है ना 1992, उसने क्या कहा कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि जुडिशियल रिव्यू से मुक्त है, ये बात यहाँ पे गलत है। दूसरा हटा दोगे ये सारे हट जाएंगे, 1, 3, 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कैसे भी बन सकता है, पेयर्स में बन गया है ना, या 1 लाइनर भी बना क्वेश्चन, तो आप इसमें से पूरे टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में, ठीक है, तो आप आसानी से इस टॉपिक को कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को यहाँ पे अटेम्प्ट करते हैं। अभी न्यूज़ क्या थी, पीएम मोदी ने हाईलाइट किया इंडिया की प्रोग्रेस को, किस प्रोग्रेस को उन्होंने हाईलाइट किया, जो इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी की प्रोग्रेस हो रही है और जो विंड एनर्जी की प्रोग्रेस हो रही है उसको इन्होंने एम्फेसाइज किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये बात यहाँ पे इसके साथ ही उन्होंने यह भी हाईलाइट की जो काकरापाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट है, ठीक है ना, उसने भी एक नया माइलस्टोन अचीव किया है, ठीक, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है। अब इंडिया की क्या सिचुएशन है, इंडिया 4th लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है विंड कैपेसिटी में, है ना, जो पवन ऊर्जा है उसके संबंध में हम चौथे बड़े इंपॉर्टेंट वो बन चुके हैं, कैपेसिटी हमारी बन चुकी है विंड एनर्जी में, 4th रैंकिंग है, ठीक है ना। चलिए अब न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में समझ ले, तो न्यूक्लियर एनर्जी को डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको मैनेज किया जाता है, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर भारत में 3 स्टेज में प्रोग्राम चल रहे हैं। पहला प्रोग्राम भारत का चल रहा है कौन सी, स्टेज 1 में, जिसे क्या कहा जाता है, प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, PHWR। इस स्टेज के थ्रू क्या किया जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी कन्वर्ट की जा रही है। दूसरा इसके एबव एक लेवल है फास्टर ब्रीडर रिएक्टर FBR, इसके माध्यम से एनर्जी बनाने का प्रयास, और वहीं तीसरा थोरियम बेस्ड रिएक्टर TBR, ठीक है। तो 3 स्टेज के माध्यम से न्यूक्लियर प्रोग्राम को संचालित किया जाता है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर साइट है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक मैप दिखा देता हूँ, मैप से क्या आपको याद हो जाएगा, ठीक है। पहला आपको यहाँ पे याद रखना है कौन सा, नरोरा, क्या नाम है इसका, नरोरा पावर प्लांट है, ये कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा आपको गुजरात में काकरापाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में आपको तारापुर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कर्नाटका में आपको मिले कैगा पावर प्लांट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और तमिलनाडु में आपको कौन सा मिला, कुडनकुलम तमिलनाडु में मिलेगा, ठीक है। मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट भी आपको मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्लांट की लोकेशन मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। अब अगर हम बात करें किसके बारे में, विंड एनर्जी के बारे में, तो विंड एनर्जी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे मेजर स्टेट में आते हैं उनमें आता है तमिलनाडु आता है, मेजर जो विंड एनर्जी को बनाते हैं। दूसरा आता है गुजरात आ जाता है, और तीसरा कर्नाटका। भारत ने पंचामृत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें टारगेट भारत ने क्या लिया है कि हम 2070 तक जो हमारी कंप्लीट नेट जीरो अचीव करेंगे, मतलब जो हमारी कंप्लीट एनर्जी रहेगी वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड रहेगी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंडिया इज ए न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन 3 स्टेजेस, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। भारत का जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम 3 स्टेज पर आधारित है। दूसरा है इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विंड एनर्जी इन वर्ल्ड, भारत विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है। दूसरा, तीसरा, सेंसस इंडिया इज कंडक्टेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948, भारत में जनगणना का संचालन जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है, ठीक है। ये सेंसस और दोनों को बेसिकली उन्होंने एक ही PIB के आर्टिकल में क्या किया था, एक बताया था, इस वजह से सेंसस वाला भी ऑप्शन यहाँ पे लिंक हो गया। चौथा, रिन्यूएबल एनर्जी कंट्रीब्यूट्स द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, नवीकरणीय ऊर्जा से जो क्लाइमेट चेंज का जो सब प्रॉब्लम उसको कम करने में मदद मिलती है। अब इसमें कौन कौन सही हो जाएंगे, तो दूसरा जो ऑप्शन है ये बात यहाँ पे करेक्ट, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है विंड एनर्जी का। 134 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सेंटर और लद्दाख और छठी अनुसूची को लेके क्वेश्चन यहाँ पे बना है। देखिए लद्दाख की मांग क्या है, लद्दाख की मांग क्या है कि हमें छठी शेड्यूल में डाला जाए,
सिक्स शेड्यूल में डाला जाए। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई सिक्स शेड्यूल जान ले। मैटर क्या है, आपने फुनसुक वांगडू ही नाम है, क्या नाम है उनका, सोनम वांगचुक वो मुझे 3 इडियट्स वाला नाम याद आ रहा था। तो सोनम वांगचुक ने एक मूवमेंट वहाँ पे किया था कि लद्दाख के लोगों को और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और सिक्स शेड्यूल में डाला जाए। तो इसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और लद्दाख बीच ग्रुप में ऑलरेडी बात चल रही थी और नेक्स्ट मंथ से फिर वो रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा एक हाई पावर्ड कमेटी भी बनाई गई है जो क्या करेगी, इस मैटर को डील करेगी, ठीक। अब यहाँ पे बात आ रही है कि जो 2019 में एक्ट आया जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो उसमें क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को यूटी बना दिया गया और लद्दाख को भी यूटी बना दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात यह है कि स्टेटहुड की भी डिमांड की जा रही है कि भाई पूर्णतः राज्य बनाओ, आप यूटी मत बनाओ, है ना। और साथ ही सिक्स शेड्यूल की ही बात हो रही है। अब सिक्स शेड्यूल के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। जैसे सिक्स शेड्यूल क्या होता है, सिक्स शेड्यूल और फिफ्थ शेड्यूल दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो फिफ्थ शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल में फ़र्क क्या होता है कि फिफ्थ शेड्यूल उन एरिया को फोकस करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइबल एरिया है। मतलब अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए कोई एक राज्य से मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश में बहुत सारे एरिया में ट्राइबल एरिया हैं, तो ये मध्य प्रदेश को फिफ्थ शेड्यूल के अंतर्गत शामिल यहाँ पे किया जाता है, ठीक। सिक्स शेड्यूल में सिर्फ 4 राज्यों को शामिल किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। तो सिक्स शेड्यूल में 4 राज्यों को रखा गया है। इन 4 राज्यों में क्या किया जाता है, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है। तो सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, उसको बहुत सारे पावर दिया जाता है, एग्जीक्यूटिव पावर है, कानून बनाने की पावर, जुडिशियल पावर है, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सिक्स शेड्यूल में बनाई जाती है। कल MPPSC का जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल किस शेड्यूल में बनाई जाती है, फिफ्थ शेड्यूल में, सिक्स शेड्यूल में। तो सिक्स शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई जाती है, ठीक है। अब फिफ्थ शेड्यूल में क्या बनाया जाता है, ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है, TAC बनाई जाती है, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल में क्या बनाया जाता है, ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल। ट्राइबरी एडवाइजरी जो काउंसिल होती है उसे क्रिएट किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, विधानसभा द्वारा। उसको भी लिमिटेड पावर दी जाती है, ज़्यादातर एग्जीक्यूटिव की पावर दी जाती है। दोनों का पर्पज़ क्या है, दोनों का पर्पज़ ये है कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ पर गुड गवर्नेंस इस्टेब्लिश करना, ठीक है। अब यहाँ पर सिक्स शेड्यूल में ज़्यादा राइट्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। इसलिए यहाँ पर लद्दाख की मांग क्या है कि उसको सिक्स शेड्यूल में शामिल किया जाए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, लद्दाख इज ए यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या लद्दाख के पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है। लद्दाख के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जम्मू कश्मीर के पास है, लद्दाख के पास नहीं है। दूसरा, सिक्स शेड्यूल प्रोवाइड फॉर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। सिक्स शेड्यूल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल प्रोवाइड करती है, बात यहाँ पे करेक्ट है। यही स्टेटमेंट क्या है, MCQ कल MPPSC के पेपर में आया था, ठीक है। तीसरा, सिक्स शेड्यूल करंटली अप्लाइज टू ट्राइबल एरिया ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरी। छठी अनुसूची वर्तमान में सभी केंद्र शासित प्रदेशों में जनजातीय क्षेत्रों पर लागू होती है, ठीक है। देखते हैं कि लागू होती है नहीं लागू होती। लास्ट है, द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 क्रिएटेड लद्दाख एज ए सेपरेट यूटी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, ठीक है। तो इन चारों में से सही आंसर क्या होगा आपको बताना, सही आंसर हो जाएगा 2 and 4 ओनली, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं करेक्ट है, छठी अनुसूची वर्तमान में सभी केंद्र शासित प्रदेश। देखिए सिक्स शेड्यूल असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 4 राज्यों में ही लागू है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली न्यूज किसको लेके थी, स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेके थी। तो जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय उसने जानकारी दी, ठीक है। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्कीम प्रमोट कर रही है और इन्हेंस कर रही है। अब ये जो स्कीम है जिसको बोला जा रहा है SHSHP, स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, इसका काम क्या है, इसका काम क्या है कि 1500 मेगावाट एडिशनल कैपेसिटी हमें बनाना। और ये हिली रीजन में स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। इससे क्या हो जाएगा कि एक तो जाहिर सी बात है बिजली का जो उत्पादन वो बढ़ जाएगा, ठीक है। भारत में अगर आप बात करो तो जो हाइड्रो पावर इसका पोटेंशियल अभी कितना, 21,133 मेगावाट। तो ये क्या है, भारत में टोटल हमारा पोटेंशियल अभी स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का। और इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास कितनी, केवल हमने 5,171 मेगावाट के स्मॉल हाइड्रो पावर ही इस्टेब्लिश किए हैं। यहाँ पर जो 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है वो हमें और इसको बढ़ाने में मदद करेगा, ठीक है। और लगभग 51 लाख लोगों को इसमें जॉब भी मिलेगा, ठीक है।
अब अगर हम बात करें कि स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते क्या हैं, तो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं जो 25 मेगावाट से कम के प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, वाटर में से बिजली बनाने के प्रोजेक्ट जो 25 मेगावाट से पीछे नीचे के होते हैं उन्हें स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। इनका क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पर ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इसलिए इनको रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में भी काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इनको रिन्यूएबल एनर्जी क्लास में, जबकि जो बड़े डैम्स होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो टाइप होते हैं अलग अलग टाइप, जैसे अगर आप बात करो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, तो अगर कोई प्रोजेक्ट 5 किलोवाट का है उसे पीको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहेंगे, 5 किलोवाट है। दूसरा अगर माइक्रो, तो 100 किलोवाट तक के प्रोजेक्ट को माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट कहते हैं। मिनी कहते हैं 2000 किलोवाट तक के, मतलब 2 मेगावाट तक के प्रोजेक्ट को मिनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। फिर जो 25,000 किलोवाट या 25 मेगावाट के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। फिर 1 लाख मेगावाट के प्रोजेक्ट होते हैं जो 1 गीगावाट के होते हैं उनको हम मीडियम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। और जो 1 लाख मेगावाट, मतलब अगर आप देखोगे 1 गीगावाट से भी ऊपर के प्रोजेक्ट होते हैं उनको हम लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि एसएचपी प्रोजेक्ट करता है डिफाइन एज अ हाइड्रो पावर अप टू 25 मेगावाट कैपेसिटी। एसएचपी परियोजना को 25 मेगावाट तक की क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरा, एसएचपी इज क्लासिफाइड एज अ रिन्यूएबल एनर्जी। एसएचपी को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया, करेक्ट है। एसएचपी प्रोजेक्ट को प्राइमरली मैनेज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। अब यहाँ पर मामला फंसता है कि भाई सही है या इनकरेक्ट है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। चौथा स्टेटमेंट है एसएचपी कंट्रीब्यूट करता है डिसेंट्रलाइज पावर जनरेशन। ये तो आसान है भाई, अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट बन जाते हैं तो डिसेंट्रलाइज मैनर में हो जाता है। तो 4 तो करेक्ट है, 4 करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। तो पहला और 4 इन दोनों में है, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखो जो कहाँ गया 1 2 4, हाँ 1 2 4 या तो 1 2 3 4। तीसरा ऑप्शन इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि इसे MNRE मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा इसको टैकल किया जाता है स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, ठीक है। चलिए तो ये बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला टॉपिक क्यों न्यूज में था, भोरम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में थी। न्यूज में क्यों थी आप समझिए। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट प्लान कर रही है नए जंगल सफारी के लिए, जो कहाँ पे बनेगा, भोराम देव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर बनेगा। इसका पर्पस क्या है, इको टूरिज्म को प्रमोट करना, छत्तीसगढ़ की जो रिच बायोडाइवर्सिटी उसको प्रमोट करना। तो ये कवर्धा जिले में है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ये मैकाल रेंज जो सतपुड़ा का पार्ट है उसमें ये लोकेटेड है, ठीक है। तो अगर आप देखो मध्य प्रदेश का नक्शा अगर आपने देख रखा है छत्तीसगढ़, इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये कान्हा अचानक मार्ग कॉरिडोर से भी कनेक्ट करता है, मतलब कान्हा को अचानक मार्ग, देखिए कान्हा किस लिए है यहाँ पे, अचानक मार्ग यहाँ पे, तो इन दोनों को कनेक्ट करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दूसरा कल्चरली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं, नागावंशी ट्राइब्स यहाँ पे रहती हैं और जो लॉर्ड शिवा को क्या है जो पूजा करती हैं उनको मानती है। इसके अलावा बैगा ट्राइब है, गोंड ट्राइब है, कंवर ट्राइब है, ये ट्राइब यहाँ पे रहती हैं। और 2 नदियाँ बहती हैं यहाँ से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, सॉरी जो ये हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, करेक्ट। तो ये 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं, एक तो फेन नदी, दूसरा संकरी और फेन नदी इससे होके बहती हैं। और ट्रॉपिकल मोस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट अगर हम देखें, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे साल है, तेंदू है, बिज्जा है, ये सब वन यहाँ पे देखने को मिलेगा। टाइगर लेपर्ड वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे गोंड ट्राइब भी रहती है। अब गोंड ट्राइब अगर हम देखें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा ऐसे रीजन में पाई जाती है, थोड़ा बहुत अलग अलग रीजन में भी प्रेजेंट होती है। गोंड ट्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप देखो भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या में पाई जाने वाली ट्राइब गोंड ट्राइब है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट थोड़ा सोचिए। उसके अलग अलग कैटेगरी जैसे राज गोंड है, ध्रुवे गोंड है, कथुआल गोंड है, अलग अलग ट्राइब है, अलग अलग उसके पार्ट यहाँ पे माने जाते हैं। अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या क्या बन रहे हैं देखें आप। गोंड ट्राइब का तो अलग क्वेश्चन ही है, देख लेंगे। यह सतपुड़ा पर्वतमाला के मैकाल क्षेत्र में, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। ये फॉर्म करता है पार्ट कान्हा अचानकमार वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर को। कान्हा अचानकमार जो वन्यजीव गलियारे का हिस्सा है, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। भाई बस्तर जिले में है या नहीं ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जो बस्तर जिले वाला जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। ये किस जिले में है, ये कवर्धा जिले में, क्योंकि मैंने आपको बताया
कवर्धा जिले में छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर देख ली। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा और, जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं उनके भी नाम आपको पता होने चाहिए, वो मैं आपको थोड़ा सा खाली नाम बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उदंती और सीता नदी ये दोनों छत्तीसगढ़ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, बदल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ की है, संजय वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किसके संबंध में, गोंड ट्राइब के बारे में है। दे बिलोंग टू द्रविडियन एथनिक लैंग्वेज ग्रुप, या द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। ये बात यहाँ पे करेक्ट है कि जो गोंड ट्राइब है वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइब मानी जाती है भारत की, एवं सबसे बड़ी ट्राइब मानी जाती है, जो मध्य प्रदेश, मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्रा, उड़ीसा इस वाले रीजन में थोड़े थोड़े तो ये हर जगह, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात हर जगह देखने को मिलते हैं। और ये गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं, जो अनरिटन लैंग्वेज है, इसका कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, और ये जो लैंग्वेज है ये द्रविडियन लैंग्वेज का पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा हिंदी, मराठी, तेलुगु ये सब भी अलग अलग रीजन में बोलते हैं, ठीक। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और ये मडाई फेस्टिवल मनाते हैं, कौन सा फेस्टिवल, मडाई फेस्टिवल भी ये मनाते हैं, नेचर वर्शिप करते हैं। अगर हम बात करें तो रिच ट्राइबल डाइवर्सिटी इनकी है, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ से याद रखनी है। फिर थोड़ा सा ये भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ट्राइब, जैसे चेंचू ट्राइब है, जो जिसके बारे में यूपीएससी किसी गवर्नमेंट एग्जाम पूछा गया था। चेंचू ट्राइब आपको महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी, महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे वारली ट्राइब है आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। इसके अलावा जैसे भूतिया ट्राइब है आपको, भूटिया आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। लेप्चा भी आपको मिलेगी असम में, अरुणाचल में, और असम में आई थिंक मिलेगी लेप्चा, है ना। लिम्बो है, तमांग है, ये सब आपको असम और सिक्किम दोनों जगह देखने को मिलेंगे। तो इस तरह गोंड ट्राइब मैंने आपको बताया ही। फिर चलिए, तो आज ये वाले क्वेश्चन यहाँ पे 6 हो गए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और उनको भी देख लेते हैं। पहला है कि इन्फॉर्मेशन एसेसमेट्रिक मतलब होता है सभी स्टेक होल्डर के बीच में इन्फॉर्मेशन तक बराबर एक्सप्रेस करना। ये क्यों न्यूज़ में बना, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, है ना, क्योंकि बिना न्यूज़ में बताइए। बेसिकली एडिटोरियल का पार्ट है, एडिटोरियल में एक ये टॉपिक आया हुआ था, इसलिए मैंने कहा कि इस पर भी हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कशन कर लें। इसी बहाने एडिटोरियल की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखिए, एडिटोरियल में इन्फॉर्मेशन ये थी कि जो इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम है वो एक्सपेंड तो कर रहा है, बट स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है किसमें, ना उसके पास चॉइस है, ना इन्फॉर्मेशन है प्रॉपर, है ना, ना उसके पास प्रॉपर रिसोर्सेस हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, ठीक है। तो इस वजह से एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें यह बात कर रहा था कि इससे दिक्कत ये हो रही है कि जो रिलायबल इंस्टीट्यूट हैं वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहे हैं, मिसलीड इन्फॉर्मेशन है, मार्केटिंग ओरिएंटेड है, ब्रांडिंग ओरिएंटेड है ना, फैंसी कैंपस दिखाए जा रहे हैं और उसमें कोई उनको बेनिफिट नहीं हो रहा है। इसके अलावा डाटा क्रॉस, अलग अलग प्लेटफॉर्म से डाटा लेके स्टूडेंट को कॉल करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो ये जो भारत का इकोसिस्टम है एजुकेशन का, उसकी जो पुअरनेस है उसको बताता है। तो इसमें बात हो रही इन्फॉर्मेशन एसेसमेंट मतलब सभी स्टेक होल्डर के बीच इन्फॉर्मेशन तक बराबर एक्सेस को होना। दूसरा, NIRF रैंकिंग फ्रेमवर्क इन इंडिया एम टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी इन हायर एजुकेशन। NIRF रैंकिंग को इंट्रोड्यूस किया गया हायर एजुकेशन के लिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखिए, ये बात यहाँ पे करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पे बताना है। इन्फॉर्मेशन एसेसमेंट्रिक मतलब ये होता है कि जब एक पार्टी के पास बेटर इन्फॉर्मेशन होती है दूसरी अलग पार्टी से, तो उसे इन्फॉर्मेशन एसेसमेट्री कहा जाता है। ये इशू देखने को मिल रहा है भारत के एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि डाटा क्या है, डाटा आज की डेट में डाटा जो फ्यूल, डाटा जो मनी है, तो मनी से डाटा ले लिया जाता है। तो प्रॉपरली अगर हम देखें सभी स्टॉक होल्डर के पास प्रॉपर डाटा नहीं पहुंच पाता। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे गिग वर्कर को लेके, कि गिग वर्कर इंडिया आर फुली प्रोटेक्टेड अंडर द ट्रेडिशनल लेबर लॉ। भारत के लेबर लॉ को लेके गिग वर्कर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है। दूसरा, इंडिया हीट एक्शन प्लान मुख्य रूप से मोर्टेलिटी हेल्थ रिस्क को कम करने के लिए। देखिए, हीट वेव अगर हम बात करें इंडिया में बहुत बड़ा कंसर्न है और इकोनॉमिक शॉक भी देने वाले हैं, खासतौर पे गिग वर्कर कौन होते हैं? अगर गिग वर्कर आपको पता है, ऐसे लेबर मार्केट है जो शॉर्ट टर्म के लिए है, फ्लेक्सिबल है, फ्रीलांस है। जैसे आपने देखा होगा कि जो जोमेटो के राइडर्स होते हैं या फूड डिलीवरी वाले होते हैं, तो अब ये हीट वेव्स का इम्पैक्ट उन्हीं पर ज़्यादा पड़ा, दिन भर बांट रहे हैं, दिन भर सामान बेच रहे हैं, तो ये सारे इशू उनको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारे गिग वर्कर के अंतर्गत आते हैं। भारत में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2020 के अंतर्गत, जो गिग वर्कर को डिफाइन करता है,
ठीक है। अब इंडिया बहुत बड़ी इकॉनमी बनने गिग वर्कर की, ऐसा माना जाना है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 7.7 मिलियन गिग वर्कर भारत में प्रेजेंट में है। और अगर आप बात करोगे तो लगभग 23.5 मिलियन 2029-30 तक क्या हो सकते हैं, ये एक्सपेक्ट हो सकते हैं और बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है। गिग वर्कर के संबंध में कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आई थिंक 2 ओनली ही हो जाएगा, है ना। पूरी तरह से प्रोटेक्टेड तो नहीं है, लेकिन हाँ कानून तो एक ये वाला, इस कानून में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है। आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। कैसा लगा आपको जरूर बताएं। तो 2-4 दोस्तों से भी आप शेयर करें।